नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज अंतिम दिन है। हर दिन की तरह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं, लोकसभा में किन गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाने हैं और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और कृति मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असम के सिलचर से बीजेपी के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय। राजदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महाराष्ट्र से एनसीपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान। डॉक्टर फौजिया खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शादाब अहमद से भी हम बात करेंगे संसद में आज के एजेंडे को लेकर। तमाम विशेषज्ञ मेहमानों का स्वागत है। हमारे दोनों रिपोर्टर्स का भी स्वागत है। आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का समापन आज। आम बजट 2022-23 पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देंगी चर्चा का जवाब। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी के मुद्दे पर आधा घंटे की चर्चा लोकसभा के एजेंडे में शामिल। प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रक्षा, विधि और न्याय मंत्रालय से होंगे अहम सवाल। राज्यसभा में आज नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल। लोकसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कल्याण से जुड़े संकल्प पर चर्चा रहेगी जारी। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार से संबंधित संकल्प भी होगा पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर करेंगे खास चर्चा। उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रीकैप के जरिए एक नजर। आम बजट 2022-23 पर लोकसभा में कल चर्चा पूरी हो गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। वहीं राज्यसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा तीसरे दिन भी जारी रही। संसद में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी दोनों सदनों में पेश किए गए। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे गए। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होने वाली है। आम बजट पर चर्चा का राज्यसभा में वित्त मंत्री जवाब देने वाली हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज राज्यसभा में क्या है खास पर। आम बजट 2022-23 पर चर्चा उच्च सदन में आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पर चर्चा का जवाब देगी। डॉक्टर एल मुरुगन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। वहीं गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज भी उच्च सदन के एजेंडे में शामिल नहीं है, ताकि आम बजट पर सामान्य चर्चा पूरी की जा सके। आम बजट 2022-23 पर चर्चा राज्यसभा में आज चौथे दिन भी जारी रहने वाली है और आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब देंगी। उच्च सदन में 8 फरवरी को कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीजेपी के अरुण सिंह, जेडीएस के एस.डी. देवगौड़ा समेत कई सदस्यों ने हिस्सा भी लिया। दूसरे दिन 9 फरवरी को डीएम के सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला और 10 फरवरी को बीजेपी सांसद सैयद जफर इस्लाम ने चर्चा को आगे बढ़ाया और अपना भाषण पूरा किया। विपक्ष ने जहां बजट की आलोचना करते हुए आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को दूरदृष्टि वाला बताते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को
पूरा करने वाला बजट है। जी हां, संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारी सहयोगी कृति मिश्रा। कृति, आज माना जा रहा है कि बजट पर चर्चा पूर्ण हो जाएगी वित्त मंत्री के जवाब के बाद। क्या कुछ होने वाला है सदन के भीतर राज्यसभा में? जी हाँ प्रतिबिंब, आपको याद होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 11 घंटे अलॉट किए गए थे बजट पर चर्चा के लिए। और अगर हम चर्चा की बात करें राज्यसभा में, तो सभी दलों के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, फ्लोर लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आपने बताया कि पी चिदंबरम ने इस चर्चा की शुरुआत की थी। वहीं ऑपोजिशन लीडर्स ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और वहीं अगर हम सरकार की बात करें या ट्रेजरी बेंचेस की बात करें, तो कई बातें सामने रखी गई कि किस तरह से ये अमृतकाल का बजट है और किस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो, कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, इसके अलावा कैसे यूनिकॉर्न्स इस देश में बन रहे हैं, उन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। और अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो देखिए अभी 43 मेंबर्स इस पर बोल चुके हैं। और अगर आज की बात करें तो 4 मेंबर्स को और बोलना है और उसके बाद वित्त मंत्री का विस्तार से जवाब आएगा। जी आपने क्या कहा कि 11 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन लोकसभा की बात करें तो 13 घंटे 50 मिनट की चर्चा हुई है बजट पर। जी हाँ प्रतिबिंब, राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने 11 घंटे का समय अलॉट किया था बजट पर डिस्कशन के लिए और 12 घंटे का समय अलॉट किया था मोशन ऑफ थैंक्स, जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस है, उस पर डिस्कशन के लिए। तो बजट की अगर हम बात करें तो 11 घंटे का टाइम अलॉट हुआ था और उसमें से जो मेंबर्स का पार्टिसिपेशन है उसमें 43 मेंबर्स पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आज 4 मेंबर्स को और पार्टिसिपेट करना है। जी राज्यसभा की बात चल रही है तो हमारे साथ डॉक्टर फौजिया खान हैं, एनसीपी की माननीय सांसद। कृति, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उनका एक पहला रिएक्शन ले लेता हूं। आज बजट पर चर्चा का जवाब देकर समापन हो जाएगा इस चर्चा का, लेकिन अगर आपने नज़र रखी होगी लोकसभा में जो चर्चा हुई और चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने चर्चा का जो जवाब दिया, उसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो अंधकाल से अमृतकाल की ओर, वित्त मंत्री ने कहा। कितनी सहमत हैं आप उनकी इस टैगलाइन से? मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये डिवाइड बढ़ाने वाला बजट है। जहां शहरी और ग्रामीण भाग में डिवाइड बढ़ रहा है, वहां गरीब और अमीर में भी डिवाइड बढ़ रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जहां ग्रामीण भाग के लिए कटौती की गई है बहुत सारे स्कीम्स में, बहुत सारे रूरल एरिया के इसमें कम से कम वही है बजट या कम किया गया है। अच्छी बात एक ये है कि इन्होंने अर्बन फोकस भी रखा है, लेकिन वो कितना पूरा होगा वो तो हमारा आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि सपने तो हम अच्छे देख सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करना आगे हमारी चुनौती होती है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी बढ़ाने वाला ये बजट पेश किया गया जी। अगर बात करें राजदीप जी की जो यहाँ पर बात कही गई है, कमोबेश वही बात कल सदन के भीतर अधीर रंजन जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि मैप तो है लेकिन रोड नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये बजट एक दूरगामी बजट है। जितना भी ओपोजिशन बोले, इनकी पार्टी की ही लोगों ने लोकसभा में बजट की सराहना की है। कुछ कुछ मुद्दे पे देखिए ऑपोजिशन इसलिए होते हैं कि अगर कोई डेफिसिट रहता है तो उसमें उंगली दिखाई दे। मेरे ख्याल से ये बजट जो पहले कैसे होता था बजट, आज से 4 साल 5 साल पहले, कि बजट के अगला दिन हम पेपर में खुल के देखते किसका दाम बढ़ोतरी हुआ, किसका कमती हुआ है। और ये बजट जो है ये एक डायरेक्शन गिविंग बजट है। ये बजट हम लोगों को लगता है भारतवर्ष को आने वाले 25 साल के लिए, अभी वी आर एट 75th, एट द रेट 100 ईयर्स में बजट कैसा होगा, देश कैसा होगा, ये कह रहे हैं कि ग्रामीण लोगों के लिए नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। लेकिन बजट का अगर अध्ययन करें अच्छी तरह से तो ये हमारे कृषक समाज के लिए या कृषि क्षेत्र में जो इसका जीविका रहता है, इनके लिए बजट एक आई ओपनर है। और हमारे बजट ये भी दोहराता है कि आने वाले दिन में अर्बनाइजेशन कैसा, 1947 में हमारे देश में सिर्फ 18% लोग अर्बन एरिया में रहते थे, 82% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। आने वाले 25 साल में ये 50-50 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली द फोकस हैज टू बी देयर बिटवीन द टू साइड्स, अर्बन पॉपुलेशन के लिए भी और रूरल पॉपुलेशन के लिए भी।
तो मेरे ख्याल से ये वेरी बैलेंस्ड बजट है और ये बजट भारत को आने वाले दिन में प्रस्तुत करता है कि वर्ल्ड की जो बाकी डेवलप्ड इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को चैलेंज करने की। जी जी, और ये जो है बहुत ही साफ सी बात है कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष अपने बजट को लेकर उसकी खूबियों को जाहिर करता है, तो विपक्ष के माननीय सांसद उसमें क्या खामी है, क्या कमी है, उसको उजागर करते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक पत्रकार भी मौजूद हैं, शादाब अहमद, उनसे जानकारी लेते हैं कि आप शादाब भाई, क्या कुछ सही है, क्या विपक्ष ने जो नुक्ताचीनी की है इस बजट को लेकर उससे आप सहमत हैं, या फिर जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बजट जो है अमृत काल की ओर हमें ले जा रहा है? जी देखिए, जो विपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना, आलोचना करना और उसमें कुछ जो कमियां हैं सरकार की उसको बताना, तो विपक्ष ने अपनी कोशिश की है। लेकिन जो सरकार की ओर से जब कल निर्मला सीतारमण ने जो जवाब दिया है लोकसभा में, जिसमें उन्होंने बताया कि अंधकाल जो 1991 की उन्होंने बात करी है कि किस तरीके से सरकार की हालत हुई थी, और उसके बाद जब आज बात कर रहे हैं तो वो 44 यूनिकॉर्न की बात कर रही हैं। एक एक चीज़ को, रोज़गार के ऊपर उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही कि कोविड काल के अंदर किस तरीके से बेरोज़गारी दर बढ़ी है, लेकिन अब आज जो हालात हैं वो काफ़ी सुधर चुके हैं और जो बेरोज़गारी की जो दर है वो कोविड से पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति की ओर आ चुके हैं। इसके अलावा जो सीतारमण ने ये भी बात, जो विपक्ष की जो आशंका है उनको दूर करने की काफ़ी कोशिश की है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि महिलाओं को किस तरीके से संबल प्रदान किया गया है जनधन खातों के माध्यम से, और जो अलग अलग जो बातें हैं रोज़गार को लेकर, मुद्रा योजना है और जो सरकार की जिस तरीके की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताया गया है। जी कृति, यहाँ पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लगातार बनी हुई हैं और यहाँ पर बात आ रही है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगे और पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी बजट सत्र पर, बजट पर ये चर्चा। लेकिन क्या जब वित्त मंत्री जवाब देती हैं राज्यसभा के भीतर, कमोबेश वही जवाब होता है जो लोकसभा के भीतर दिया जाता है राज्यसभा में भी, या राज्यसभा में चर्चा के आधार पर वो जवाब तैयार किया जाता है? जी हाँ, देखिए, अगर प्रतिबिंब हम बात करें तो जो बजट हाइलाइट्स हैं, जो बड़े टेकअवेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन हो, इन्फ्लेशन का टारगेट हो, इसके अलावा कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट का जो भी सरकार टारगेट देख रही है, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके फिगर्स तो कमोवेश वही होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे एक रास्ते रखता है आगे, और जिस तरह से पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा जब जवाब दिया जाता है, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो जिस तरह से सदस्यों ने अपनी जो चिंताएं व्यक्त की, जो सवाल उठाए, तो बहुत स्पेसिफिक, जैसा कि हम देखते आए हैं इसके पहले भी, कि किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में जवाब देती हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, जो ब्रॉड हाइलाइट्स हैं, वो तो वही होंगे, लेकिन अगर सदस्यों ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाए हैं, उनकी कोई चिंता है, उनकी कोई आशंका है, तो उसको भी एड्रेस किया जाता है सदनों में। जी अगर बात करें लोकसभा की कार्रवाई की, तो शाम 4 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्रवाई। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज लोकसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है। शुक्रवार होने की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कार्यसूची में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी के मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा भी एजेंडे में शामिल है। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाए जाएंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। अखिलेश, यहाँ पर बात चल रही है कि जिस तरीके से कल चर्चा को पूरा किया लोकसभा के भीतर बजट को लेकर वित्त मंत्री ने, और उन्होंने एक टैगलाइन दी, अंधकाल से अमृतकाल की और सहमति असहमति होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं उनकी इस टैगलाइन को? निश्चित तौर पे काफ़ी आकर्षक टैगलाइन है और यह टैगलाइन इस बात को भी दर्शाता है कि बजट एक दूरगामी बजट है। निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर आप बोलते हैं कि 25 साल बाद की स्थिति को ध्यान में रख के हमने ये बजट लाया है कि कैसे कैसे हम आज जब 75 साल पे पहुंच गए हैं आज़ादी के, और उसके बाद 100 साल तक पहुंचने की हमारी क्या दिशा होगी और उसके बेसिक रास्ते क्या होंगे, बेसिक पॉइंट्स क्या होंगे, किन किन क्षेत्रों पर हमको ध्यान रखना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यही कहना था कि उन्हीं मूलभूत
बिंदुओं को लेकर हम आज शुरू किए हैं। अगले साल फिर बजट आएगी, अगले साल फिर बजट आएगी, लेकिन ये दिशा बता रहे हैं कि 100 साल बाद भारत कहाँ खड़ा होगा, इस दिशा की ओर बढ़ता हुआ है। तो निश्चित तौर पे उनका एक आर्टिकुलेशन है। विपक्ष के सदस्यों का यह भी कहना था कि देखिए, अगर आप बजट पेश करते हैं तो एक साल पीछे की स्थिति बताते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में आती है, और उसके बाद इस साल क्या करना है आपको, उसका खर्च किस तरीके से खर्च करेंगे, किस तरीके से आमदनी होगी और उसका क्या आर्थिक स्थिति की क्या दिशा होगी, इसका लेखा जोखा पेश करना है। तो विपक्ष का यह आरोप था कि आप भटका रही हैं, जो साल का काम है उसे भटका के आप 25 साल के काम में ले जा रही हैं। तो दोनों पक्षों के अपने अपने अलग तर्क थे। जो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भविष्य के बारे में भी सुध ले, और निश्चित तौर पे विपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि सरकार को खींचकर वर्तमान की क्या स्थिति है, वर्तमान की क्या समस्याएं हैं, उन बातों पर विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को बार बार लिया जाए। जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष चाहता है कि इन मुद्दों को सरकार को एड्रेस करना चाहिए था। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि इस मामले में विपक्ष ने भी अपनी बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई, और सत्ता पक्ष का एक अपना दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण से सत्ता पक्ष काम करता है। आपको पता है कि योजना आयोग पहले होता था जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। आज योजना आयोग नहीं है। सरकार ने समझा कि योजना आयोग की जरूरत नहीं है इस हिसाब से, लेकिन चूंकि सरकार तो एक लगातार सतत प्रक्रिया के तहत काम करती है, इसलिए सरकार ने यह सोचा कि ये आगे वाला बजट है। तो इस मामले में कहें कि उन्होंने जो एक मुहावरा खोजा है, अंधकाल से अमृतकाल तक, अब कह सकते हैं कि मैं नहीं कहूँगा, न कोई पत्रकार कहेगा कि अंधकाल था, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार का एक अपना दृष्टिकोण होता है, अपने मुहावरे होते हैं, और उस हिसाब से सरकार प्रभावित करने की कोशिश करती है मतदाताओं को भी, और उसके अलावा देश की जनता को भी मोटिवेट करने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष का यही प्रयास था इस तरह के मुहावरे करने के। जी डॉक्टर फौजिया, ये अंधकाल इसलिए कहा गया क्योंकि महंगाई दर डबल डिजिट में थी। अंधकाल इसलिए कहा गया कि उस दौरान जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था केवल 2 सप्ताह तक के लिए रिजर्व रह गया था, इसलिए कहा गया था। आज रिकॉर्ड स्तर पर है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, और डबल डिजिट में आज भी महंगाई नहीं है। देखिए, आंकड़ों के खेल में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अगर हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो इसके पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना होगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारी लोक संख्या हमारे लिए ब्लेसिंग भी बन सकती है और बेन भी बन सकती है। तो सबसे पहले हमने बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। नियर विजन भी चाहिए, डिस्टेंट विजन भी चाहिए। 25 साल बाद का अमृतकाल तो हमने देखा नहीं, पता नहीं हम जब तक रहेंगे या नहीं, लेकिन आज जो बेबी स्टेप्स हैं उसमें मुझे लगता है कि अगर हमारी लोक संख्या को हमको सक्षम बनाना है तो सबसे पहले प्राधान्य हमारा होना चाहिए था शिक्षण पर और आरोग्य पर, स्वास्थ्य पर। क्योंकि शिक्षा में हमने देखिए कि आपने एनईपी तो लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो लाई है, लेकिन मैचिंग नंबर्स बजट में कुछ नहीं दिख रहे हैं। हालांकि लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का, 2 साल इतना यानी हम पे कठिन समय गया है, लेकिन उसके लिए कोई बजट, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। तो जो इमीडिएट नीड्स है शिक्षा के, उस पर कुछ नहीं है। हमने इतनी अच्छी पॉलिसी लाई है, लेकिन उस पॉलिसी को मैचिंग ग्रांट्स जो देना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी हमने वादा किया है, हमने उसकी शुरुआत भी की नहीं है। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आज इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बाद कुछ तो हमने बढ़ाना चाहिए था। तो स्वास्थ्य के रास्ते पर भी हम कहीं बेबी स्टेप्स नहीं ले सके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने वेलफेयर मेजर्स हैं वो तो आज हमको लेने ही होंगे, और आज अगर उस पर हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो हम डिस्टेंट विजन को नियर विजन के साथ कैसे मैच कर रहे हैं, ये हमारा सवाल। डॉक्टर राजदीप, ये कुछ और विशेषज्ञों का भी तर्क है। उनका कहना है कि जो 2022 में नया भारत आने वाला था वो खिसक कर 2047 तक कर दिया है आपने। क्या इससे सहमत हैं उनके तर्कों से? देखिए, एक तो पहला बात यह है कि 100 साल में आया ऐसा एक कोरोना महामारी का, अतिमारी का एक सिचुएशन था। हमने इस बजट के दौरान बजट क्या होता है, यह आंकड़ों का खेल होता है। अगर आंकड़ों का खेल से हम देखें तो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत हिस्टोरिकली हाई है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व सबसे हाई है आज का दिन में।
दूसरा बात यह है, जहां तक हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा करने का बात है, ये बजट में पूरा का पूरा ये बोला गया कि जो नेशनल हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, IIM है, IIT है, NICT है, सारे उस सेक्टर में बजट में प्रावधान है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में भी देखें तो हेल्थ सेक्टर में भी जितना जितना इंपॉर्टेंस पिछले 1.5 या 2 साल में हम लोगों ने किया है, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, हमारे हॉस्पिटल की बेड्स, ICU की बेड्स, पीडियाट्रिक्स ICU की बेड, हमारे ऑक्सीजन सप्लाईज एंड ऑल, it has been an immense infrastructural push that has been given in the health sector, जो पहले कभी भी हमारे पास नहीं था। देखिए, हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है। जैसे हु की नियम अनुसार ऐसा होना चाहिए कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 1655 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। आज का दिन में वी आर ओनली हैविंग 2 और 3 स्टेट जहां पे हमारा डॉक्टर सरप्लस है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बाकी सारे स्टेट भारतवर्ष में डॉक्टर नेगेटिव स्टेट है। लेकिन आज का दिन में ये कोरोना महामारी का बाद हम देखें तो जो फंड का पुश हमारे हेल्थ सेक्टर में हुआ है, और जैसे कि हमारे फौजिया बहन कह रहे थे कि हेल्थ और एजुकेशन एक देश का नींव होता है, और ये जो हमारे निर्मला जी ने किया है, ये दोनों सेक्टर में पुश दिया है। और मेरे ख्याल से इसका जो ये कह रहे थे कि बेबी स्टेप, हमको तो लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स, जायंट स्टेप उन्होंने विशेष करके ये दोनों सेक्टर में दिया है। और जो लोग इस 2 सेक्टर में देख रहे हैं, भारतवर्ष की जो बजट के जानकारी रखते हैं, जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में अपना आंख लगाए हुए, उन लोगों का कहना है कि दिस इज बीन अ ट्रांसेंडिंग बजट, जो पहले कभी नहीं हुआ था। 6.6% हमारे एजुकेशन सेक्टर में हुआ है, और हेल्थ सेक्टर में भी काफी बढ़ोतरी हुआ है। मैं ये पहला कहना चाहता। शादाब जी, जब हम विकास की गाड़ी की स्पीड देखते हैं ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो रोड है, हमारी जो सड़क है, कितनी चिकनी है, कितनी साफ सुथरी है। अगर विकास की गाड़ी देखें इस सरकार की, तो इसकी सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि कोरोना काल जैसे कह सकते हैं कि खाई भी मौजूद हैं। तो उस हिसाब से अगर आंका जाए विकास की इस गाड़ी की गति को, और जो तय की गई है गति या लक्ष्य, उसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही है कि जो पिछले जो 2 साल हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा, जो आपने सही कहा है, जो खाई जो वर्ड यूज़ करा है, वो किसी भी देश के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी खाई पैदा कर गया है, जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक स्थिति भी देश की बिगड़ी है। और ऐसे में जो बजट जो आया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बजट में 5 साल के लिए कोई बात नहीं की गई है, अगले 1 साल के लिए बात नहीं की गई, जबकि 25 साल के लिए सरकार बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक चीज़ ये दिखाने की कोशिश की है कि हम 25 साल बाद कहाँ पर जाने वाले हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। इस वक्त यहाँ पर ये चुनाव का पीरियड चल रहा है। सरकार चाहती तो एक बहुत पॉपुलर बजट भी लेकर आ सकती थी, लेकिन उसने इस रास्ते को नहीं चुनकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें कोई एक ठोस जो कार्यक्रम है वो दिखाए जाए, या जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये ज़रूर है कि इस बजट को क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होगा, लेकिन जो जिस तरीके के जो आगे की बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम देश को 25 साल बाद या अमृतकाल के अंदर जो प्रवेश करने की बात की जा रही है, 75वीं आज़ादी की 75वीं सालगिरह से लेकर और 100वीं सालगिरह के बीच कहाँ पर हम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, लेकिन ठोस वादे उसमें सरकार की या ठोस इरादे उसमें नजर आ रहे हैं। जी अखिलेश, अगर देखा जाए कोरोना की चुनौती के आगे बड़े बड़े कद्दावर और शक्तिशाली देश भी टूट गए, बिखर गए, लेकिन हम लोगों ने एक देश के तौर पर इस चुनौती का न केवल बहुत सही ढंग से सामना किया, बल्कि एक शक्ति के तौर पर और विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक शक्ति के तौर पर हम लोग सामने आए हैं। ये बात प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने जवाब के दौरान कही। निश्चित तौर पे देखिए, प्रतिबिंब अगर पहले फेज जो कोरोना पीरियड के पहले फेज से ही देखें और उसके बाद थर्ड फेज के बीच अभी हम हैं, निकलने की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि और कितने फेज आएंगे आप नहीं जा सकते हैं, कि कोई यह छुपा हुआ कोई लगता है कि दानव है जो बैठ के जब भी आता है मन करता है खड़ा हो जाता है। तो ऐसी
साइकोलॉजिकली भी बहुत परेशानी में थे, और उसके अलावा रिसोर्स पर भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। और कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि स्वास्थ्य सेवाओं पे खास करके इतना प्रेशर आएगा। एक समय इतने ऑक्सीजन की मांग हो जाएगी, एक समय इतने वेंटिलेटर की मांग हो जाएगी, एक समय इतने हमको फेस मास्क पहनना पड़ेगा, इतने सैनिटाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अकल्पनीय थी अभी तक। और उस स्थिति में भी भारत में अगर कहें तो भारत में निश्चित तौर पे जिस तरह से मुकाबला किया वो हम सब महसूस करते हैं, और किस तरह से इजीली हम एक के बाद एक स्टेप में चलते गए। निश्चित तौर पे जो कुछ परिवार थे, जो कुछ व्यक्ति लोग थे जिन्हें काफ़ी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद पूरा देश स्ट्रगल करता रहा। पूरा देश अपने अपने हिसाब से कोरोना की चुनौतियों से निकलने की कोशिश करता रहा, उसका मुकाबला करने की कोशिश करता रहा। चाहे आप देहात में देखें या शहरों में देखें, आयुष मंत्रालय से संबंधित जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो उसका उपयोग हो, या होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग हो, या फिर एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग हो, सारे मेडिसिन का उपयोग लोगों ने किया, आजमाया, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया। चाहे वो योगासन करके या एक्सरसाइज करके, या जब लॉकडाउन के पीरियड में है सारे परिवारों ने एक दूसरे से सहयोग किया, पुरुष स्त्री बच्चे सब ने मिलकर सहयोग और किया। सबसे बड़ी बात यह है अखिलेश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीकाकरण की गति चली है वो पूरे विश्व को भी असमंजस में डालने वाली है। यहां पर हमने देखा फौजिया जी कि ये 100 साल में पहली महामारी नहीं है, ये बहुत सारी महामारियों बीमारियों से 2-4 देश हो चुका है, लेकिन स्वदेशी टीका पहली बार इजाद किया गया। न केवल इजाद किया गया बल्कि 1.7 बिलियन लोगों को टीका भी लगाया गया। ये अगर अमृतकाल नहीं है तो क्या है? नहीं, मैं इसे अमृतकाल तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक अचीवमेंट है कि हम टीका दे सके हैं जी, क्योंकि बना भी सके हैं और लगा सके बना भी सके। हमारा सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, 60 साल से बना रहा है, आज भी बनाया। ये चैलेंजेस को हम पहले भी रीच कर सके थे, आज भी कर सके हैं। तो हमारा भारत महान है, हमेशा से है जी। आज महान बना है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमारी राष्ट्रीय नीति जो है शिक्षा की, वो कहती है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को हम इससे जोड़ रहे हैं, और अब इसको स्कूल एजुकेशन के एम्बिट में हम ला चुके हैं। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि 80% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसी एज में होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे करेंगे? इसके लिए पैसा तो बहुत लगेगा, कब करेंगे? क्योंकि अब ये जो 3 साल के बच्चे हैं, बहुत जल्द जो है 25 साल में तो वो जवान हो जाएंगे। लेकिन आज इसके लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है, इस 80% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए अगर पैसा रिक्वायर्ड है, तो नया हमको रिसोर्स जो एक्सपर्ट है वो रिक्रूट करना होगा इसके लिए। क्योंकि अब आंगनवाड़ी में जो शिक्षा होती है वो तो बिल्कुल जैसे हम सोच रहे हैं अपनी नीति में वैसी नहीं है। तो ये चैलेंजेस को हम कैसे पूरा करेंगे? और आपने आंगनवाड़ी की चर्चा की है, आज आंगनवाड़ी से संबंधित भी विषय को सदन के भीतर रखा जाने वाला है। लेकिन कृति, मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आज बजट पर चर्चा पूर्ण होगी, वित्त मंत्री जवाब देने वाली है, तो क्या कमोबेश अंधकाल से अमृतकाल की ओर यही टैगलाइन राज्यसभा के भीतर भी रहने वाली है? जिस तरह से आपको याद होगा कि पी चिदम्बरम कांग्रेस के जो एमपी हैं उन्होंने इनिशिएट किया, कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा जो स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स रही हैं, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की हो, स्पेशल पैकेजेस की हो, और जो स्टेट्स ने अपनी डिमांड रखी उसको भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एड्रेस करेंगी। और साथ ही साथ जो लगातार एक कंपैरिजन आता गया है कि 2014 से पहले किस तरह के स्टैटिस्टिक्स थे और उसके बाद किस तरह के स्टैटिस्टिक्स रहे हैं, इसको भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगे रखेंगी, वो सदन के सामने रखेंगी। और एक जो जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, हमने देखा कि जिस तरह से चर्चा हुई बजट पर, विपक्ष ने इस पर सरकार पर काफ़ी सवाल किया, सरकार ने भी इस पर जवाब दिया है कि किस तरह से यूनिकॉर्न्स रहे हैं, किस तरह से जो हायरिंग रेट है वो डबल हुई है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज जो जवाब होगा वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उच्च सदन में होगा। जी, सदन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रवार होने के चलते लोकसभा के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प शामिल हैं। हालांकि राज्यसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल नहीं है। एक नज़र लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर।
सांसद रितेश पांडे की ओर से 20 मार्च 2020 को पेश संकल्प पर आज लोकसभा में आगे की चर्चा होगी। ये संकल्प आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। इसमें उनकी नौकरी को नियमित किए जाने और उनके मानदेय को वेतन माने जाने जैसे सुझाव शामिल हैं। सांसद रवि किशन भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त विधान लाए जाने से संबंधित संकल्प सदन में पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। सांसद वी वैथिलिंगम संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के विद्यार्थियों को पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। अखिलेश, अगर बात करें जो संकल्प पेश किए जाने वाले हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। आंगनवाड़ी की चर्चा यहां पर फौजिया जी ने की है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विषय उठाया जाने वाला है। कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है लोकसभा की इस कार्रवाई का ये हिस्सा? देखिए, लोकसभा की इस कार्रवाई का ये हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। राज्यसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है। तो लोकसभा में जो खास तौर पे दोनों सदनों में मैं कहूँ, लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है और ये जो बिल्स है, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ये बहुत सरकार को एक कह सकते हैं कि एक दृष्टि देने वाला ये कार्य होता है। और आज चूँकि 4 रिजोल्यूशन है और रिजोल्यूशंस के माध्यम से सदन सरकार से अनुरोध करती है या सरकार को यह सुझाव देती है कि ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार पे बाध्यता नहीं होगी, लेकिन इसकी पूरी प्रति, इसकी जो सुझाव है, इसकी प्रति जो डिस्कशन हुआ है मंत्री संबंधित मंत्रालय को फॉरवर्ड की जाती है और मंत्रालय उसके आलोक में अगर समझे कि यह फिजिबल है या प्रैक्टिकल है, इसको करने की ज़रूरत है, तो उसके आलोक में या तो कोई व्यवस्था करती है, कानूनी व्यवस्था करती है, नियमों में परिवर्तन करती है उस हिसाब से, नहीं तो फिर अगली बार कोई बिल लाती है ताकि इससे जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को राष्ट्रहित में पूरा किया जा सके। तो ये बहुत ही अहम क्षण होता है जहां की प्राइवेट मेंबर्स का जो अपना कैपेसिटी होती है, अपनी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, अपना जो उनका इनोवेटिव आइडियाज होते हैं देश के बारे में और विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो आवश्यकताएं उभर रही हैं, उन आवश्यकताओं के बारे में जो सांसदों को अपने अंदर अपनी जो जानकारी अनुभव होता है उस अनुभव से सरकार को अवगत कराते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम अपने पत्रकारिता के जीवन में देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षण होता है जहां की कई बार सरकार सुझावों को मानती है, बिलों को मानती है। तो आज ये सुझाव आ रहे हैं, निश्चित तौर पे काफ़ी अहम सुझाव है और ये आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी जिस तरीके से कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं के लिए एक बहुत ही आवश्यक सेवा बन गई है। या भाषा का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से। स्वास्थ्य का जो मामला उठाया है, स्वास्थ्य निश्चित तौर पे कोरोना पीरियड में हमने देखा कि किस तरह से नियम नीचे के स्तर पे भी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आगे कोई महामारी आई तो नीचे के स्तर पे अगर मजबूत नहीं होगी तो हम केवल बड़े जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उन पे निर्भर अब नहीं रह सकते। निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और पुडुचेरी का एक विशेष महत्व है हमारे पूरे देश में, तो उस हिसाब से उनका है। अब देखना होगा कि ये चारों सुझाव जब आते हैं तो सरकार उन पे किस तरह की कार्रवाई करने की निर्णय लेती है। डॉक्टर राजदीप, यहाँ पर जो हमारे सहयोगी ने कहा कि कहीं ना कहीं इससे एक दृष्टि मिलती है सरकार को जब इसमें विषय उठाए जाते हैं, और आंगनवाड़ी का जिक्र यहाँ पर किया और हमने देखा कि आंगनवाड़ी में जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो दिन भर जुटी रहती हैं, लेकिन अभी वेतन जो है वो तय नहीं हो पाया है। क्योंकि हम सदन के भीतर देखते हैं, सदन के भीतर ज़्यादातर सांसदों को पार्टी लाइन के आधार पर अपनी बातें रखनी होती है। चूंकि ये सदन नहीं है, सदन के बारे में हम चर्चा अवश्य कर रहे हैं। निजी तौर पर एक सांसद के तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये हमारे जो कुछ आंगनवाड़ी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट्स में आंगनवाड़ी महिलाओं ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने विशेष करके कोरोना महामारी में इन लोगों ने समझाया है इनका क्या इम्पोर्टेंस है। और लाखों की तादाद में सभी प्रदेशों में आंगनवाड़ी वर्कर्स है। बाय एंड लार्ज वेतन इन लोगों का थोड़ा प्लस माइनस है स्टेट्स में, लेकिन इनका बहुत खराब टेरेन से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है और ये लोग जाके काम कर रहे हैं। हम तो वैसे फिलोसॉफिकल तरफ उसके अगर देखें तो वी आर इन फेवर ऑफ इनका जो अनुसांगिक जो है उनका वेतन की बोलिए या इनका जो काम का जो माहौल होता है उनको बढ़ाने के लिए हमारे सरकार बद्धपरिकर है
और हम काम करेंगे। मैं एक मुद्दा में थोड़ा पहले बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वैक्सीन का बात आया। व्यक्तिगत जीवन में मैं डॉक्टर हूँ। आज से 30-35 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में घुसा था, तब हम लोगों का पास क्या था कि पॉक्स का, हमारा स्मॉल पॉक्स बोलिए कि हेपेटाइटिस की बोलिए, जो भी वैक्सीन हमारी देश में आया 20 साल, 25 साल, 15 साल की बाद आया। अभी लास्ट में हम देखिए पोलियो का वैक्सीन जो आया वो 1992-93 में दिल्ली से शुरू हुआ। आज का दिन में इंडिया में सक्सेसफुल हुआ बोल के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सक्सेसफुल हुआ। अभी ये जो हमारी महामारी आया, कोरोना की महामारी, हमने तब का क्या होता है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम हमारा देश में था कि हमारे देश की किसी ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन बनाने के की जो छूट मिलना चाहिए था, ये इतना ब्यूरोक्रेटिक उसमें रैंगल था कि इन लोगों को परमिशन ही नहीं मिलता था। और जिन लोगों का मन था कि हम वैक्सीन बनाएंगे, वो सरकार के पास जाता नहीं था, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, दूसरा पेपर वर्क्स में प्रॉब्लम था, तीसरा फंड्स की प्रॉब्लम था। तो मोदी जी ने इस बार क्या किया, ये तीनों प्रॉब्लम उन्होंने खुद उन्होंने बैठ के सॉल्व किया और हमारे देश में वैक्सीन बनाने का प्रक्रिया और एक जो माहौल, एक एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया, जिसके कारण आज हम 95% फर्स्ट डोज और 80% सेकेंड डोज वैक्सीन विद इन 2 years ऑफ स्टार्ट। हमने पिछले 16 जनवरी को फर्स्ट वैक्सीन दिया और अब देखिए आज का स्टेटस क्या है, जो ये पूरा विश्व में कोई डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर पाया, वैसा स्थिति हमने ये जो बयान है डॉक्टर राजदीप का, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो निजी संकल्प है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी आज विषय रखा जाने वाला है और आपने भी इस विषय को उठाया है। अगर अनुकूल माहौल नहीं मिल पाया हमारे फार्मा सेक्टर को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे हॉस्पिटल्स को, तो उसके लिए कौन दोषी है? जैसे कि यहाँ पर राजदीप जी ने भी कहा कि फाइल क्लियर्स नहीं होती थी, विंडो भटकना पड़ता था, क्लियरेंस नहीं मिलती थी पिछली सरकारों में। कम से कम ये बदलाव तो आया और बदलाव आने की वजह से हम 2 स्वदेशी वैक्सीन देने में कामयाब हो गए। एक नेज़ल वैक्सीन भी आ गया है, नेज़ल ड्रॉप भी आ गया है कोरोना से लड़ने के लिए। हम एक ताकतवर मुल्क के तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं। सिविलाइजेशन जैसा जैसा एडवांस होता है वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती है, तो हम कहीं दोष किसी का है ये नहीं कह सकते हैं। जी। क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और एडवांसमेंट जो है बहुत स्पीडी है, पूरी दुनिया में स्पीडी एडवांसमेंट है आज सिविलाइजेशन का। हम भी उसी तरह बढ़ रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए अभिमान की बात है। जी। मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि अगर हम लोकसभा में जो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आ रहा है आज उसको देखें, तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी वही बात कर रहे हैं एक्चुअली प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के ज़रिए से कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है सैलरीड करना चाहिए, स्वास्थ्य में जो है और ज़्यादा पैसा होना, क्योंकि जो भी हम डिमांड कर रहे हैं दैट विल रिक्वायर मोर जी। मनी। और सबसे बड़ी बात यह कि लोक महत्व के जो विषय हैं उसमें तो सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को साथ आना चाहिए। साथ आना ही चाहिए। अगर ओवरऑल बात की जाए शादाब जी, इस पूरे सत्र की उसकी उत्पादकता को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, मैं इसको सबसे पहले कंपेयर करना चाहूँगा जो विंटर सेशन था इससे पहले, जो काफ़ी हंगामेदार रहा था, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी हैं वो काफ़ी दुखी भी रहे थे कि वो जो सेशन था बिल्कुल बेकार चला गया था, इसमें टाइम काफ़ी ख़राब हुआ था। उसके कंपेयर में जो बजट सेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला है, जिसमें जो सत्ता पक्ष बजट सत्र का पहला भाग, पहला जो भाग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला है और उसमें जिस तरीके से बात सरकार ने अपनी बात रखी है उसी तरीके से विपक्ष को भी पूरा भरपूर मौका दिया गया है और भरपूर तरीके से उनको अपनी बात कहने का और उसके बाद सरकार ने उनकी बातों का जवाब भी इस सेशन में दिया है। तो ये जो सत्र है ये काफ़ी अच्छा रहा है। उत्पादकता का शायद आज मेरे ख्याल से कुछ आंकड़े हमें मिलेंगे, लेकिन जो जैसे लोकसभा जो है काफ़ी देर तक भी चली, कई बार 1-2 दिन ऐसा भी हुआ जिसमें 11 बजे तक भी लोकसभा को चलाया गया है। तो ये जो पहला जो भाग है बजट सत्र का ये काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी मतलब शांतिपूर्ण माहौल के अंदर सब चीज़ें हुई हैं इसमें। जी डॉक्टर फौजिया। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से कि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है सरकार में और विपक्ष में, और हम भी बहुत खुश हैं कि प्रोडक्टिव सेशन हो सका है। हम भी अपनी बातें रख सके हैं, अपनी जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने में हमें भी समाधान मिला है और ऐसे ही कामकाज होना चाहिए,
ऐसे आगे भी अपेक्षा है भविष्य में। जी जी, डॉक्टर राजदीप, यहाँ निजी तौर पर जब सांसद आते हैं तो सब मानते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए, क्योंकि निजी तौर पर भी एक सांसद होने के नाते उनकी क्षेत्र की जनता का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन हम बजट सत्र के इस भाग में हम देख रहे हैं, पहले भाग में हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी के तौर पर भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में कहीं ना कहीं सहयोग किया गया है। देखिए, पिछले सत्र में जैसे हुआ था कि विशेष करके लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह हमने बिल तो पास करा लिया क्योंकि हमारे पास नंबर्स था, लेकिन जितना प्रोडक्टिव डिस्कशन होना चाहिए था वो डिस्कशन नहीं हो पाया। इस बार जब बजट सेशन है उसका जो फर्स्ट हाफ है शुरू हुआ है महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का बाद, और 29 तारीख से आज 10-11 तारीख तक ये सेशन चलने वाला है और मेरे ख्याल से ये प्रोडक्टिव रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए, मूलभूत विपक्ष का एक रोल भी होता है। वैसा नहीं है कि सरकार रोल प्ले करेगा और विपक्ष अपना रोल प्ले नहीं करेगा, दोनों को रोल प्ले करना चाहिए फॉर ए प्रोडक्टिव सेशन। इस बार मेरे को लगा है जहां तक प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो या बजट की जो पहले क्षेत्र के बजट की जो डिस्कशन, करीब 14 घंटा की डिस्कशन लोकसभा में हुआ है, इट हैज बीन वेरी प्रोडक्टिव। एंड ये जो हमारे जो ऑपोजिशन के जो एमपीज थे लोकसभा में, दे वर वेरी फोर्थकमिंग और बहुत अच्छा सजेशन हम लोगों को मिला है। और कल निर्मला जी ने इनका उत्तर भी दिया है बहुत भावुक तरीका से। उन्होंने बोला है कि हम लोग ने जो इतना दिन किया है, और इट इज नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स किसने नहीं किया, हमने कहा है कि हमने किया है और हम इसको एक्सपीडाइट करके कर रहे हैं विथ स्पेसिफिक इनपुट्स इन ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, एडुकेशन हो, हमारे प्रोडक्शन हो, हमारे एमएसएमई हो, फार्मर्स की हो, हमारे हेल्थ की सेक्टर हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, हमारे पीएम गतिशक्ति की बात, 7 इंजन से कैसे पूरा इंजन से सरकार को चलाना हो, सब के बारे में देयर हैज बीन अ स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस व्हिच इज गॉन इन। और इस विषय पर अपने दोनों सहयोगी से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन डॉक्टर फौजिया को निकलना होगा और आपने समय निकाला। डॉक्टर फौजिया खान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सीधा रुख करते हैं कृति से। कृति, आज जवाब देने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन हमने देखा पिछले सत्र में सबसे ज़्यादा व्यवधान राज्यसभा यानी उच्च सदन में पैदा हुआ था और सदन की कार्रवाई उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाई। लेकिन बजट सत्र के इस भाग में, पहले भाग में हमने देखा कि राज्यसभा में भी कार्रवाई सुचारू रूप से चली। कितना महत्वपूर्ण? जी हाँ, बिल्कुल प्रतिबिंब, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जो सस्पेंशन था ऑपोजिशन एमपीज का, उसकी वजह से जो सत्र की कार्यवाही थी वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई। लेकिन अगर हम इस सत्र की बात करें और बजट सेशन के पहले भाग की बात करें और आंकड़ों की बात करें, तो देखिए जो पहला हफ्ता था उसमें जो राज्यसभा के पास अवेलेबल टाइम था उसमें 15 घंटे 17 मिनट तक काम हुआ और जो प्रोडक्टिविटी थी वो 100% से ज़्यादा रही। और वही अगर हम दूसरे हफ्ते की भी बात करें तो प्रोडक्टिविटी 100% ही रहेगी। और अगर चर्चा की बात करें तो देखिए मोशन ऑफ थैंक्स जो था 12 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर जवाब दिया। इसके अलावा जो बजट पर जो आज भी चर्चा रहेगी उस पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब देंगी। आपको याद होगा कि जब सत्र की शुरुआत होने वाली थी उसके पहले दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मिले थे और दोनों ने ही ये संदेश दिया था सभी एमपीज को कि किस तरह से जो सदन है उसकी कार्रवाई फ्रूटफुल रहे, प्रोडक्टिव रहे, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही है सांसदों की। और साथ ही साथ ये भी था क्योंकि कोरोना काल ये चल रहा है और स्टैगर्ड टाइमिंग्स हैं, उसमें जो घंटे हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी फोकस था कि जो हमारे पास सीमित समय है उस पर हम कितनी सार्थक चर्चा कर सकें। और उसका जो स्वरूप है वो हमको इस बार बजट सत्र जो पहला भाग है उसमें देखने को मिला। जी जी प्रतिबिंब अखिलेश, यहाँ पर देखा गया है कि लोकसभा के भीतर बजट पेश किया गया, बजट पर चर्चा हुई, उस पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया। इसके इतर भी प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जीरो आवर भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। किस तरीके से देखते हैं बजट सत्र के इस भाग को? निश्चित तौर पे देखिए प्रतिबिंब, अगर पूरे इस बजट सत्र को देखें तो यह काफ़ी
प्रोडक्टिव तो कहना ही होगा, लेकिन यह इस बात में भी होगा कि विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है। जो हम 2 फरवरी को जब शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, उस समय मैंने कई विपक्ष के नेताओं से बात की थी और उसके बाद ही हमें महसूस हुआ था कि विपक्ष इस बार दूसरी रणनीति अपना रहा है, और वो रणनीति है कि सदन में बैठकर चर्चा में भाग लेकर अपनी बात कहना, ताकि जनता के बीच उनकी बात जाए। देखिए, पिछले कई सत्रों में देखा क्या गया है कि कभी किसी सत्र में किसान का मामले पे व्यवधान हुआ और लगातार व्यवधान होता जा गया, कभी किसी मामले पे पेगासस जैसे मामले पे व्यवधान हुआ और लगातार पूरा सत्र व्यवधान रहा, किसी सत्र पे जो सस्पेंड हुए उनके मामले पे पूरा व्यवधान बना रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विपक्ष को इस बात की के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराया गया कि उन्होंने सत्र में व्यवधान डाला है। तो विपक्ष अब रणनीति बदल रहा है और इस सत्र में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने रणनीति बदली है कि वो सदन में बैठकर सरकार के बारे में जो बातें कहनी है कहेंगे, ताकि जनता भी, चूंकि लाइव टेलीकास्ट होता है और विपक्ष को भी इस बात की जरूरत है कि जनता उनकी भी बात को सुने। अगर आप व्यवधान पैदा करेंगे तो जनता को सिर्फ व्यवधान दिखता है, और इसलिए विपक्ष ने रणनीति बदली है और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन भी बदला है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सदन के अंदर, संसद के अंदर का एक स्वर्ण काल धीरे धीरे आ रहा है, और अगर इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पे सरकार और विपक्ष के बीच की जो तलखी है, वो तलखी हमेशा बातचीत करने से ही होती है। विपक्ष अगर लगातार बोलेगा और सरकार को भी लगातार अगर जवाब देना होगा, तो निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी होती है जवाब देने की, तो सरकार को ये जिम्मेदारी महसूस होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। सदन कह सकते हैं कि एग्जाम्पलरी रहा है इस बात का, बजट सत्र का पहला भाग, और जो एक ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड आगे भी जारी रहता है। जी, और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि दोनों बार बार ये बात आती रही है, जब सत्ता पक्ष से पूछा जाता है तो सत्ता पक्ष कहती है कि विपक्ष का सहयोग आवश्यक है, और विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष की ओर से कहीं ना कहीं जो है इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि संवेद रूप से सहयोग के साथ सदन की कार्रवाई चली है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि ओपोजिशन कोऑपरेटिव रहे जी, सदन में हल्ला ना हो, तो अपने बात सुनने में भी अच्छा लगता है। और एक देखिए, वी आर ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। अभी 75 साल हमारा डेमोक्रेसी हो गया, और बाकी जो विदेश की जो लोग हैं हमारे देश में आते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे चलता है ये देखने के लिए आते हैं, शिक्षा लेने के लिए आते हैं। ये लोगों को भी एक वो रहता है कि नहीं, भारतवर्ष बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है जहां पे लोग वोट देते हैं। इतना बड़ा डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। तो हमको भी ये लगता है कि हम भी विदेश को दिखाए कि हमारा डेमोक्रेसी कैसा चलता है। उसके लिए एक्चुअली क्या होता है कि देयर हैज टू बी ए कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इनसाइड द पार्लियामेंट। वैसे कि हालांकि सब तो रहता है कि बड़े बड़े दल की सब नेता लोग मिलते रहते हैं, बट क्या होता है पिछले कुछ क्षेत्र में हमने देखा है कि जो ऑल पार्टी जब मीटिंग होते थे तो दे यूज्ड टू कम एंड दे एग्री कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब सदन में चले जाते तो वेल में चले जाते, नारा लगाना शुरू करते। जैसे भी पेगासस का बारे में हो, या सस्पेंशन के बारे में हो, या फार्म लॉस के बारे में हो, तीनों मुद्दे में पिछले कुछ क्षेत्र में विपक्ष ने सदन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने का मौका नहीं दिया। वी आर थैंकफुल। इस बार जो फर्स्ट हाफ ऑफ द बजट सेशन है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने बात रखा। और एक बात ये भी होता है कि इन लोगों ने अभी स्ट्रैटेजी, इनका क्या भूल था, इन लोगों ने रियलाइज किया, बिकॉज इनका जो बात था ठीक तरह से लोगों में पहुंचना था, वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी। जी शादाब जी, क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो रणनीति में बदलाव किया उसकी वजह यह है कि अगर वो सदन के भीतर रहेंगे तो बहुत सारे विषयों में सम्मिलित होंगे, अपनी बात को भी सदन तक पहुंचा सकेंगे और सदन के माध्यम तक देश भर तक वो संदेश पहुंच सकेगा, इसलिए रणनीति में कुछ बदलाव किया गया? जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो किसानों का मुद्दा हो, या पेगासस का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को उठाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म विपक्ष के पास वो संसद ही है। संसद में अगर हंगामा होगा, उसका जो लाइव टेलीकास्ट आजकल सब देखते हैं, तो उसमें सब पता लग जाता है कि क्या अंदर हो रहा है, और विपक्ष अपनी बात कह नहीं पाता है। तो ये जो रणनीति, क्योंकि मेरी भी विपक्ष के कई नेताओं से बातचीत हुई थी जब ये सत्र शुरू होने वाला था उससे पहले, तो तब यही बात कही गई थी कि हम जो हमारी बात जो सदन के अंदर रखेंगे, सदन को चलने देंगे। और यही वजह है कि रणनीति जो में बदलाव हुआ है उसकी वजह से ये काफ़ी कुछ सदन में अच्छा माहौल, सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है, और अच्छे तरीके से विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है, और विपक्ष के साथ साथ सरकार भी उसके ऊपर
सकारात्मक रूप से सारे जवाब एक के बाद एक जो सवाल जो उठाए जा रहे हैं, जो शंकाएं जो उठाई जाती हैं, उन पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है संसद के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। और अखिलेश, अगर बात करें लोकसभा की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर आधा घंटे की चर्चा होने वाली है। इसके क्या मायने समझे जाएं? निश्चित तौर पे ये बहुत ही रोचक विषय है। और ये जो सवाल है, कई बार होता क्या है कि प्रश्नकाल के दौरान जो जवाब आता है सरकार की तरफ से मंत्री का, तो उस जवाब के बारे में कई तरह की अगर आशंका है या यह लगता है कि वो जवाब इनकम्प्लीट है, तो सदन में रिक्वेस्ट किया जाता है सदस्यों द्वारा, जो स्पीकर है या राज्यसभा में चेयरमैन है, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आंसर से मैं सहमत नहीं हूँ, तो इस पर सरकार फिर से जवाब दे। और कई बार होता है कि सरकार या तो जवाब देती है प्रश्नकाल में दूसरे दिन किसी दिन, या उस पर छोटी सी चर्चा की बात होती है। तो इस बार हुआ क्या कि 8 फरवरी को जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, उस ग्रामीण के बारे में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो जवाब दे रहे थे, और जो जवाब आया उसमें जवाब से सदस्य संतुष्ट नहीं थे। तो जो भर्तृहरि मेहताब हैं, उड़ीसा के सांसद हैं बीजेडी के, उन्होंने यह सवाल उठाया कि ये जो आपने आंसर दिया है वो इनकम्प्लीट आंसर है। इसमें जो जवाब मांगा गया है वो जवाब आपने नहीं दिया है। जो राज्यों में जो लोग छूट गए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से, उन छूट गए लोगों की संख्या क्या है, उसके लिए सरकार क्या करे, इस तरह के सवाल थे। और जब सवाल एक उठता है तो उसके बाद कई पूरक सवाल भी उठते हैं। तो उसमें उनकी असहमति थी कि ये कंप्लीट आंसर नहीं है, जिसमें कि उड़ीसा भी छूट गया था, कर्नाटक छूट गया था, यहाँ तक झारखंड छूट गया था। ऐसे कई राज्य थे जो छूट गए थे सरकार की तरफ से जो जवाब आया था। तो उसके बाद स्पीकर ने निर्णय लिया कि ठीक है, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा कराएं। तो आज होगा क्या कि सरकार की तरफ से जो संबंधित मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो एक स्टेटमेंट देंगे सदन के पटल पे, और उस स्टेटमेंट के बाद चूंकि भर्तृहरि मेहताब ने ये मामला उठाया है, तो भर्तृहरि मेहताब का अपना एक निवेदन आएगा, और उसके बाद आधे घंटे की चर्चा होगी। जो भी सदस्य भाग लेना चाहेंगे इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। उसके बाद अंत में एक बार फिर मंत्री का एक जवाब आएगा। जी अखिलेश सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है आज, संभावित उसकी जानकारी बहुत बारीकी से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और कृति मिश्रा, आपने भी उच्च सदन में क्या कुछ होने वाला है आज वो बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद डॉक्टर राजदीप रॉय, आपने समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और शादाब अहमद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच। लोकसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग और महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद कौशलेंद्र कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से थायराइड संबंधित विकार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जी सेवलम आयुष मंत्रालय से सिद्ध अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रवि किशन विदेश मंत्रालय से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया रक्षा मंत्रालय से सेना भर्ती कैंप से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कैंसर के मामले से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद SR पार्थिबन रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों के आयात से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत विदेश मंत्रालय से पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता दिए जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर शशि थरूर पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से समुद्र में तेल के रिसाव से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद S मुनिस्वामी रक्षा मंत्रालय से रक्षा भूमि के उपयोग से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद जयदेव गल्ला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 वैक्सीन का स्तनपान कराने वाली माताओं पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद देवेंद्र सिंह भोले विधि और न्याय मंत्रालय से कोविड-19 के परिणाम स्वरूप न्यायिक निर्णयों में विलंब से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद गिरीश चंद्र महिला और बाल विकास मंत्रालय से आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद चंद्रशेखर बेल्लाना आयुष मंत्रालय से औषधीय पादपों की खेती से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद बच्चे गौड़ा
BN स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राज्यों की स्वास्थ्य सूचकांक संबंधी रैंकिंग से संबंधित सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर टी सुमति ए तामीझामी थंगापडियन रक्षा मंत्रालय से पोतों की सुरक्षा के संबंध में संयुक्त अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद PV मिथुन रेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु सीटों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिलेश्वर कामैत महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाओं से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर तिरुमा वलावन थोल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 के वेरिएंट से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद कुरुवा गोरानतला माधव विधि और न्याय मंत्रालय से न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद कृपाल बालाजी तुमाणे रक्षा मंत्रालय से रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं उच्च सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। वहीं लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।